वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नज़रों से अपनी चारों एतराफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इसे लग रहा था कि इसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने इसे शहर आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में भी कोई ऐसा काम नहीं था जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फोत हो गए थे। अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने इसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है। हारिस जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई ना कोई सबब मुहैया कर देगा। वो बैग उठाए हुए मुंह में बुड़बुड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से इसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिर गया था। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। इसके तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था और तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज़ पर वो इतना खौफजदा हो गया कि पीछे पलटे बगैर तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला। डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो? जी मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस ज़रा मुतमईन होते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी कोई अता पता नहीं। बेटा रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारी रिहाइश का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। हारिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफ़ी पुराना और खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का अंदेशा हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सहन था जहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा कमरा था जहाँ पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली हारिस को वहशत से घूर रही थी। बल्कि ना सिर्फ घूर रही थी, बिल्ली की नज़रों से हारिस को अजीब सी वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही थीं। हारिस भी आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के अख्ताम पर एक छोटा सा कमरा था। बूढ़ा आदमी कमरे की जानिब जाते हुए बोला, अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायज़ा लेने लगा। कोने में बेड रखा था और बेड के सामने दो कुर्सियाँ थीं। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफ़ी पुरसकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी और इसी कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रूट की जानिब खुलती थी। हारिस इस खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नज़र आते कब्रिस्तान की तरफ इसकी नज़र पड़ी। इसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। थकावट थी, इसीलिए लेटते ही इसे नींद आ गई। सुबह आंख इसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से उठा तो वो बूढ़ा इसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। बेटा दरवाज़ा खोलो। वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना।
ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر برات جمان تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سیتا ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کی فکر کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں، میرے لیے دعا کریں کہ کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تو حارث کا باہر جانے کا من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں۔ تم ایسا کرو کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی بجے ہیں۔ کیسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہی کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بھنتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اسے بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں۔ وہ قبرستان سے گزر رہی تھیں اور وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگیں۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کے یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی اڑ آئی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی قہقہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہیں 2 لڑکیاں تھیں، رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوخ و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھجواتا تھا۔ گاؤں میں بھی سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ تم میرے مالی مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سحرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی تھی۔ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ حارث پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے گئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔
आयमा इसे अपने बारे में बताने लगी कि सहरिश और मैं दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से तालीम की गर्ज से यहाँ आए हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कि हारिस ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। उफ, इतनी देर हो चुकी है। हारिस घबरा कर खड़ा हो गया। हाँ चलो, सहरिश भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आयमा भी इसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरकुन हारिस की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों से खाइफ होता हारिस आयमा को खुदा हाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते ही इसकी नज़र दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली हारिस को ही घूर रही थी। आ गए, तुम्हें मना भी किया था, इतनी रात भर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। चलो अब आ गए हो तो खाना खा लो। तख्त पर खाना रखा है मैंने तुम्हारे लिए। बावर्ची खाने से सईदा अम्मा की आवाज़ आ रही थी। हारिस शर्मिंदा होते हुए तख्त पर पड़े खाने की तरफ बढ़ गया और वहीं बैठकर खाने लगा। इसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गया। अम्मा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और खाना बहुत मज़ेदार बना था। हारिस के ये अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। हारिस खौफज़दा नज़रों से अम्मा के कमरे की जानिब देखने लगा तो अम्मा बेड पर सो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हारिस घबराता हुआ अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी तख्त पर बैठे थे। मैं इनके पास चला आया। आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए हैं? बेटा, 50 साल हो गए हैं जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं मांगी मगर औलाद नहीं हुई। वो माजी को सोचते हुए आप दीदा हो गई। बेटा, मेरे तो बस यही बच्चे हैं। वो दरख्त पर बैठी बिल्लियों की जानिब देखते हुए बोली। अम्मा, आपको बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं क्या? हाँ बेटा, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई। तो हारिस दरख्त पर बैठी बिल्लियों की तरफ देखने लगा। इनमें से एक बिल्ली की आंखों में अजीब सी चमक थी। हारिस देखते हुए झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बोला था मैंने दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, लेकिन ना माने। हारिस बोला, आपसे मोहब्बत करते होंगे ना। सईदा मुंह पर दुपट्टा लेकर हंसने लगी। बेटा, लैला मजनू वाली मोहब्बत मशहूर थी हमारी। अम्मा जी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? बेटा, ये इलाका शुरू से ही सुनसान है। आबादी तो यहाँ है ही नहीं। देर रात को हारिस की अचानक आंख खुली तो नीचे सहन से आती बातों की आवाज़ पर वो हैरान हो गया। इस वक्त नीचे कौन है? वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर नीचे झांकने लगा। सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जर्क बर्क लिबास पहने हुए थीं। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बने नजर आई और इसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़कियां तैयार हुई बैठी थीं। खाने की लजीज खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देगें रखी हुई थीं। सीढ़ियों पे खड़ा हारिस ये सब हैरानगी से देख रहा था। आजा हारिस बेटा, नीचे। शेब अंकल की हारिस पर नज़र पड़ी तो वो हारिस को बुलाने लगे। हारिस नीचे आ गया। बेटा, ये हमारे पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी सईदा ने बोला था कि बच्ची की रुखसती हमारे घर से ही होगी, क्योंकि बचपन से ही ये बच्ची हमारे घर आती जाती है। अंकल की बात पर हारिस बूढ़ी अम्मा की जानिब देखने लगा जो शादी के हर काम में आगे आगे थी। खाना लगा तो हारिस भी खाना खाने बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि हारिस को अब नींद आने लगी थी। दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था तो वो सोने के लिए कमरे में दाखिल हो गया। इसे लगा कि इसके पीछे पीछे कोई आया है। इसने 3 बार चौंक कर इर्द गिर्द देखा भी मगर कोई न था। गुलाब की तेज़ खुशबू इससे महसूस हुई। हारिस जो कि बिस्तर पर दराज था घबरा कर उठ बैठा। नस्वानी कह के इसकी समातों से टकराए। कौन है, कौन है? हारिस ने डरते डरते पूछा। वो खौफज़दा अपने चारों तरफ देखने लगा मगर वहाँ कोई न था। पूरी रात इसे लगा कि कोई नस्वानी हाथ इसे सर से हिलाता रहा है। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी हारिस से काम ना हो रहा था क्योंकि रात भर वो सो न सका था। शाम वापसी पर घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आई। आयमा को देखते ही हारिस की सारी थकान दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर इससे बातें करने लगा। आयमा, तुम्हें पता है कल मेरे मालिक मकान के घर में इसकी पड़ोसन की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी मेरी दुल्हन बनोगी। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी से मुझसे ही होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा तो तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा।
हारिस, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ आयमा, मैं वादा करता हूँ कि शादी तुम्ही से करूँगा। घर आकर हारिस बैग पैक करने लगा क्योंकि वो गांव जा रहा था। आयमा से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर हारिस का पैर किसी पत्थर से टकराया और धड़म से नीचे गिर पड़ा। इसने जल्दी से मोबाइल की टार्च जलाई ताकि रास्ता देख सके। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की रोशनी पर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था शोएब खान। वो बमुश्किल खड़ा हुआ तो इसी कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिस पर लिखा था सईदा शोएब। हारिस को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। भाई क्या हो गया है? पीछे से गोरकन की आवाज़ आई। हारिस के टूटे फूटे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ भाई, ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन इस घर की तरफ इशारा करने लगा जहाँ हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले शुएब साहब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकुओं ने शुएब और इसकी बीवी सईदा को कत्ल कर दिया था। भाईजान ध्यान रखा करें, हालात आगे ही बहुत ख़राब हैं। यहाँ डाकुओं का बसेरा है। हारिस को बेसाख्ता अम्मा के अल्फाज याद आ गए। हारिस भागा घर गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हारिस खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेज़ी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हारिस मज़ीद खौफज़दा हो गया। सीढ़ी वाली खिड़की से देखा तो सामने आयमा खड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? हारिस पसीना साफ करते हुए बोला। हारिस, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हारिस आयमा की ये बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। तभी हारिस के दिमाग में झमाका हुआ। आयमा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ? हारिस पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। आयमा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं करने दूंगी। तभी अचानक सहरिश बोली। हारिस, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरा ख्याल है कि आपको हकीकत से वाकिफ़ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी। हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से अपने अबाओ अजदाद के साथ रहते हैं। जो बिल्लियाँ आपको दिखाई देती हैं वो हम ही हैं। पहले दिन जब आपने इस घर में कदम रखा तो पहली नज़र ही में आयमा आपकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो आयमा को बहुत रोका कि अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े तो आयमा को मार ही देंगे और साथ ही आपकी जान को भी ख़तरा है। सईदा आंटी जब यहाँ ब्याह कर आई थी तो इन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम ही इनकी बेटियों की तरह हैं। लेकिन वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। इस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे ही कबीले की लड़की की थी। हारिस को लग रहा था कि किसी भी वक्त इसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हारिस का सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। शुएब अंकल सीढ़ी पर चढ़कर आने लगे। हारिस ने खौफजदा होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। या अल्लाह पाक, मेरी मदद कर, मैं कहाँ जिन्नात में फंस गया हूँ। हारिस फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। कलमा पढ़ने लगा, आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा की सिसकती हुई आवाज़, इसको जाने मत देना, मैं इसे किसी भी सूरत नहीं जाने दूंगी, मेरा कोई बेटा नहीं है, हारिस अब मेरा ही बच्चा है। बूढ़ी सईदा की आवाज़ हारिस के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और साथ में नस्वानी बैन करती हुई आवाज़ जो आयमा की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझी से शादी करोगे, मैं तुम्हें ऐसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। हारिस दोनों हाथों से कानों को जकड़े दरवाजे पर पुश्त लगाए रहा और कलमा पढ़ता रहा। फजर के वक्त आवाज़ों का सिलसिला ख़त्म हुआ। इसने दरवाज़ा खोल कर नीचे झांका जहाँ अब बिल्कुल खामोशी थी। वो बैग उठाए अंधाधुंध सीढ़ियाँ उतरता दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब भागा। वो बुरी तरह पूरी जान से बस भागे ही जा रहा था। भागता भागता सड़क की जानिब आते हुए आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू इसके गाल पर थे। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचकर आ गया है। ये सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो 6 महीने जिन्नात के साथ रह रहा है। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और आज 8 साल बाद वो अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ शहर में मुकीम है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ इसी सुनसान इलाके से गुजरता और इत्तफाक से इसी घर के पास से इसका गुजर हुआ, घर के पास से गुजरते हुए इसके पूरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। आज भी वो घर वैसे ही वीरान पड़ा था। हारिस की निगाह बेइख्तियार इस कमरे की खिड़की की जानिब उठी जहाँ इसने 6 माह क़याम किया था।
مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوفزدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر نگاہیں نیچی کیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔